हाय गुड आफ्टरनून मित्रों, आप सभी लोगों को अशोक ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं पिछली कक्षाओं में बात कर रहा था टेंस के बारे में, जिसमें मैंने पूरी चीज़ों को डिस्कस कर चुका था। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा नए टॉपिक के अकॉर्डिंग, और वो है आपका वॉइस। मित्रों आइए आज हम बताएंगे कि यूपी टेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस से रिलेटेड। हालांकि अदर एग्जाम में देखा जाए तो इसका पैटर्न काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यूपी टेट में बहुत ही कह सकते हैं जनरलाइजेशन जो क्वेश्चन होते हैं उसको पूछे जाते हैं, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं स्पेशली उन सभी चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें वॉइस से रिलेटेड, और कैसे हम पहचानेंगे कि वेदर द सेंटेंस जो दिया गया है वो हमारा वॉइस का ही है कि नहीं। तो आइए हम बात करते हैं। अगर वॉइस की बात करें तो वॉइस में वॉइस को बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। ये दो तरीके से होते हैं। पहला एक होता है एक्टिव वॉइस। वॉइस की अगर बात करें तो एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और सेकेंड आपका होता है एक पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का मतलब वे वॉइस, ठीक है, मतलब वे सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कि सब्जेक्ट स्वयं काम करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव वॉइस। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जांपल में, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, किसी टीचर्स में इंग्लिश। तो एक बात याद रखिएगा मित्रों, अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ूं तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो है सेंटेंस, इसमें काम करने वाला सी है, ठीक है। तो ये एक एक्टिव वॉइस है। क्या है ये एक एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा शॉर्ट फॉर्म में ए वी, ठीक है, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मॉडिफाई कैसे, जैसे मैंने लिखा आई एम taught इंग्लिश बाय हर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मीनिंग वही चीजें हैं। अगर दोनों की अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है कि देखिए इस सेंटेंस में क्या है, काम करने वाला स्वयं क्या है, आई एस ही है। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़िए तो इस सेंटेंस का मतलब ये दिखाई दे रहा है कि जो पहले वाले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस पर्सन पे, इस सब्जेक्ट पे काम किसके द्वारा किया जा रहा है, तो कोई लड़की है, हर है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे सभी के सभी किसमें आते हैं, पैसिव वॉइस में। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम न करे, उसके ऊपर कोई थर्ड पर्सन काम करता है, तो ऐसे सभी सेंटेंस को बोलते हैं कि वो पैसिव वॉइस में। दूसरा पहचान क्या होता है, सबसे इजी होता है कि यदि हमारे सेंटेंस में यहाँ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी के सभी जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस हमारे पूरे के पूरे कहलाएंगे आपके पैसिव वॉइस में। ओके मित्रों, तो आइए अगर हम बात करें अगला अगर कॉन्सेप्ट की, तो अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है पैसिव वॉइस में, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। अगला कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है यहाँ पे कि प्रत्येक स्टेटमेंट जो होती है, जितने भी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं टेंस में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, हाफ अ सेंटेंस, ठीक है। ये चीजें हम देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट की जनरल और स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो प्रत्येक सेंटेंस लगभग किससे स्टार्ट होती है, एक सब्जेक्ट होता है उसमें। एक्टिव में है तो क्या मैंने कहा, एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद प्लस या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका होगा अदर वर्ड, ठीक है। ये क्या होता है, जनरल एक स्ट्रक्चर होती है प्रत्येक सेंटेंस की। मैं क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हमें पैसिव वॉइस में इस जनरल स्ट्रक्चर को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा
कि इस फर्स्ट वाले पार्ट में एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है, यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट होगा, बट ये कौन सा केस वाला होगा ऑब्जेक्टिव केस वाला। क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इन सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जिस भी टेंस में ये होगा एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में आते वक्त अपने ही कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्या लेगा कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा ये जनरल स्ट्रक्चर है, तो दिया गया सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, प्लस मुख्य क्रिया का, ध्यान दीजिएगा, प्लस मुख्य क्रिया का यहाँ पे तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, यही इसकी पहचान होती है। मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका एक प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। अब बाई के बाद आपका ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे किस केस में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा ये किस में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी, तो अंतर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे, हालांकि इसे ऑब्जेक्टिव केस लिया जाएगा यहाँ का। ये जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये कई चीज समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे मित्रों हम कैसे, या इस सब्जेक्ट को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अगर बच्चों को होती है तो कुछ मत कीजिए, इस चीज को ले लीजिए ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट को यहाँ हम लिख लेते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ मैं लिखूंगा तब बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा उसी को हम यहाँ रखेंगे, ये गलती हम नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखने की जरूरत है। वो कैसे याद रखेंगे आइए हम बताते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले चीज की, तो इसमें मेन पॉइंट क्या क्या याद रखना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट के जगह पे कोई भी प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो उसका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला केस आएगा इसके जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ध्यान देने की बात यह है। अब ये चीजें क्या हो जाएंगी, अगर ये लीजिएगा तो ये चीजें थोड़ा बदल जाएंगी, और ये चीजें क्या हो जाएंगी तुरंत यहाँ पर बदल के एक सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो मैं दोनों को अलग अलग लिखने से लिख कर मैं थोड़ा सा क्या कर दिया हूँ, कंफर्म कर दिया हूँ ये चीजें, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो। अगर इसकी हम बात करें, पहले वाले की सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मुख्य क्रिया हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा अदर, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान दीजिएगा मित्रों कि पहला चीज ये कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही हम यहाँ रखेंगे, तो ये मी है, मी अपने सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगता है। क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे तो टॉट होगा, उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगला चीज इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया रहेगा जो भी, उसी को बाई के बाद उसका क्या ले लेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो सी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें क्या होती है, पैसिव को एक्टिव में बदला जाता है। अब पैसिव को एक्टिव में बदलते वक्त हमें क्या करना है, बस इसी सब्जेक्ट को ध्यान देना है। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा, नोट पॉइंट की अगर बात करें तो नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप सभी लोग, मैं क्या बताना चाहता हूं। नोट पॉइंट, नोट में हम क्या लिखेंगे,
तो नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहला जो चीज क्या है वो ध्यान दीजिएगा। ये मैं शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। यह है यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में निम्नलिखित रूप से बदलता है। तो अब देखिए किस तरह से बदलता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, किस में है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो ये अगर सब्जेक्ट के जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, तो नाउन अगर होगा किसी सेंटेंस में तो हमें उस नाउन को बदलने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किस चीज की बदलने की, तो सिर्फ प्रोनाउन को हम बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, मैं यही रूल बोला हूं कि यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो, आई हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हमें एक चीज ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में वो चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है, मी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आई का पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मी। यदि ध्यान दीजिएगा अगर इसके जगह पे क्या हो, वी हो, तो पैसिव में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी तरह से अगर यू होगा तो पैसिव वॉइस में यू ही होगा। इसके अलावा अगर ही है तो पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में हो जाएगा। यदि वो सी है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में कन्वर्ट होगा। यदि वो इट है तो ये इट में ही होगा। यदि इसके अलावा अगर दे है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये हो गया हमारा पहला स्टार पॉइंट। लेकिन दूसरा जो स्टार पॉइंट ये कहता है कि ये तो हमें पता चल गया, यदि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ये हो तो पैसिव वॉइस में बाई के बाद ये चीजें लग जाएंगी। अगली चीजें जो हमें याद करने की बात है वो क्या होगा कि यदि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जगह अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं, अगर क्या मैं लिख दूं वहां पे ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो क्या होगा वहां पे, ध्यान दीजिएगा वो कैसे बदलेगा। तो दूसरा स्टार पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये पूरे के पूरे क्या है, ये इसी प्रोनाउन की मैं बात कर रहा था। ये पूरी की पूरी चीजें क्या है हमारी, ये पूरी की पूरी चीजें प्रोनाउन है। इसी में प्रोनाउन की बात कर रहा था कि सेंटेंस में क्या काम करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, और ये पूरे के पूरे जो होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था। अगला जो क्या है मेन पॉइंट उसको समझिए। तो पहला परिवर्तन ये समझ में आ गया सबको। देखिए दूसरा परिवर्तन क्या है जो याद रखने की बात है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के केस में। अगला बस थोड़ा सा मैं इसको हटाना चाहूंगा, इसको मैं हटाना चाहूंगा सब्जेक्ट को, ठीक। और अब थोड़ा सा परिवर्तन क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे रूल ये कहता है, सेकंड नंबर स्टार पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, वो भी मतलब यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई भी प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में निम्नलिखित रूप से बदलता है। तो ध्यान दीजिए, अब सब्जेक्ट मैंने देख लिया है, अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है
तो पैसिव वॉइस में बदलते वक्त ये किस में कन्वर्ट होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं प्रोनाउन में? तो ऑब्जेक्टिव केस वाले पूरा याद लिखिए। क्या हो सकता है? मी होगा, मी। इसी तरह से क्या होगा? अस होगा, यू होगा, हिम होगा, हर होगा, इट होगा और देम होगा। ऑब्जेक्ट यही हो सकता है ना। अगर नाम होगा तो नाम ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मी का पैसिव वॉइस में क्या होगा? आई हो जाएगा। अस का क्या होगा? वी होगा। यू का यू ही होगा, ध्यान दीजिएगा। हिम का क्या होगा? ही होगा। हर का क्या होगा? सी होगा। इट का इट ही होगा और देम का क्या होगा? दे होगा। तो ये चीजें आपको मेजर याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब आइए मैं इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है। अगला चीज है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या वो भी बता भी चुका हूं, बस थोड़ा सा लिखना चाहूंगा। एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय एक्टिव वॉइस के हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था। मतलब एक्टिव वॉइस जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के हमेशा कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेकर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। आइए तो हम बात करते हैं इसमें, अगर इसके परिवर्तन की बात करें तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, जिससे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या होगा हमारा? सेकंड एस्पेक्ट क्या निकल के आता है पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जे राइट मी ओ लेटो, ठीक है, दे राइट मी और लेटो। अगला मैंने कहा सी कॉल्स हिम देयर। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वी हेल्प। लास्ट सेंटेंस, सोहन राइट्स हिम और लेटो, ठीक है। तो आइए इस चीज की अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा क्या है? एक्टिव वॉइस है। ये भी है एक्टिव वॉइस, ये भी है एक्टिव वॉइस, और ये भी क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस है, और ये भी हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। देखिए तीन ही चीजों के का जो 3 पॉइंट मैंने बताया, वो तीनों पॉइंट को देखिए ध्यान से आप लोग। अगर हम बात करें इसमें, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या किसको टारगेट करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्या बोला हूं, यदि हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी हो तो पैसिव वॉइस में वो क्या बन जाता है? आई बन जाता है, आई बन जाएगा। जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस या कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो ये चूंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगेगा? हमारा एम लगेगा। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया के कौन सा फॉर्म लेंगे? तीसरे रूप का। तो राइट का कौन सा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे?
रिटेन हो जाएगा। क्या हुआ, आई एम रिटेन, अब क्या, और लेटर किसके द्वारा, तभी जस्ट मैं बताया हूं कि अगर एक्टिव वॉइस में दे होगा तो पैसिव वॉइस में बाई के बाद, इस बाई के बाद क्या लगेगा हमारा, डेब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस इसका हो गया। ठीक है, अगला अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस में क्या हमें है, शी कॉल्स हिम देयर। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है हमें, हिम मिला। तो क्या बोला हूं, एक्टिव वॉइस में अगर हिम होगा तो पैसिव वॉइस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट होगा। बोलिए, यदि ऑब्जेक्ट हिम हो तो किसमें कन्वर्ट होता है, ही में। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो ही के अनुसार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज लगता है। काल का अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, काल्ड होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ हो जाएगा दे, और उसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई लगेगा, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए। तो ये सी जो है अगर यहाँ एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में किसमें कन्वर्ट होगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर हो गया। तो ये पुअर को लिखेंगे तो पुअर के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब द पुअर। तो ध्यान दीजिएगा पुअर क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इसी के साथ ये भी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पुअर के साथ क्या लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। उसके बाद बाई होगा, और वी को पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट करते हैं, अस में। तो इस तरह से चीजें देखिएगा आपको देंगे एग्जाम में। अगला अगर हम बात करें मित्रों लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सोहन राइट्स हिम और लेटर। तो यहाँ हिम भी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ भी एक क्या हो गया, ये भी हो गया और लेटर। तो ध्यान दीजिए एग्जामिनर या तो इसको ले सकता है या इसको ले सकता है। देखिए मैं इस वाले सेंटेंस में या इसको भी ले सकता था इसको, लेकिन मैं इसको लिया हूं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में हिम को नो ऑब्जेक्ट लेके मैं किसको लेना चाहता हूँ, लेटर को। थोड़ा सा अंतर क्या होगा, इसमें इसको न लेके मैं इसको ले रहा हूं। तो क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा हिम जो है, यहाँ पे हिम जो है ये पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीजें मैं बता चुका हूं। और ऑल लेटर इसमें जो है ये क्या हो जा रहा है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा यही चीज हम कह रहे हैं कि यदि आप चेक कर लीजिएगा, यदि आपके पेपर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लिया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा इस क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कभी भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे तो इसके पहले हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए ऑल लेटर पहले लिखा जाएगा, ऑल लेटर। चूंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि यस लगा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो ऑल लेटर सिंगुलर हो तो क्या होगा यहाँ पे इज, और ये पांचवा फॉर्म है तो तीसरे रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा रिटेन। उसके बाद क्या होगा, और लेटर इज रिटेन, अब क्या बाई, ठीक है। सॉरी अभी एक ऑब्जेक्ट छूट रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा जब डायरेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ ये इनडायरेक्ट के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू, उसके बाद हिम होगा, लास्ट में बाई होगा, बाई के बाद सोहन जो नाउन होगा उसको कॉपी कर लेंगे। तो ये आपका क्या होता है मित्रों, ट्रिक होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई भी होगा तो उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या पांचवें फॉर्म का जिसमें यस या यस का प्रयोग होता है वो लिखा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड होता है। यही होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगला अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा, ध्यान दीजिए इट्स। अब इसमें बताइए जो सेंटेंस में दिया हूं इस सेंटेंस में कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जिसका अपना पैसिव वॉइस नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारे वर्ब के पास ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या हमारा वर्ब जो है ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। आइए बात करते हैं इस कॉल की। तो ये कॉल किस तरह का वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके पास अपने खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। और पूछा है इसमें से कौन से सेंटेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अगला है माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए वॉक एक क्रिया है, क्या इस क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट है, पता कीजिए, तो नहीं है।
और जब इसके ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये किस तरह का हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, तो नो पैसिव फॉर्म। क्या हो गया यहाँ पे, नो पैसिव फॉर्म। और मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछा हूं तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। आइए चेक कर लेते हैं इन दोनों का। अगर इसकी हम बात करें तो ये वर्ब कैसा है, इस वर्ब के अपने खुद के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब होते होते इसलिए इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। और इसकी बात करें तो इस वर्ब के भी अपने क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके भी हमारे क्या बनेंगे, इसके भी आपके पैसिव फॉर्म बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसलिए हमारा सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो मित्रों पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि किस सेंटेंस का हमारा पैसिव फॉर्म बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो बस ध्यान देना है कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उन सभी के पैसिव वॉइस बनते हैं, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके पैसिव फॉर्म नहीं बनते हैं। अगला मित्रों जो आपके बेसिक जो क्वेश्चन पूछा था वो टेंस से रिलेटेड, वो कहता क्या है कि कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, किसी भी टेंस में हो, अगर मुझे उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे। तो अगला जो हेडिंग आप लोग डालेंगे वो क्या होगा, रूल फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारे रूल्स होंगे। अगले जो हेडिंग होंगे इसके बारे में बात करूंगा। तो रूल में सबसे पहला जो रूल आता है वो रूल एक आता है कि अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो, क्या मैंने कहा, अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस की अगर वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हुआ तो, ठीक है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में अगर कोई भी सेंटेंस है, यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में अगर वो सेंटेंस किस टेंस में हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि शी टीचेस मी इंग्लिश, ओके। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय मैं पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त थोड़ा सा यहाँ की पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। की पॉइंट, मान लीजिए कि अगर कोई भी सेंटेंस वो किसी भी टेंस में हो, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर में हो सब्जेक्ट प्लस या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस जिस भी टेंस में होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस में ये होगा एक्टिव वॉइस का उसी के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद और इस सब्जेक्ट के तुरंत पहले हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा ट्रिक होना चाहिए। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा अगला चीज कि यदि एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट, मैंने कहा एक्टिव वॉइस और यहां मैंने लिखा पैसिव वॉइस, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा क्या रहा, आई, तो पैसिव वॉइस में आते वक्त यहाँ पे क्या बन जाएगा, मी। यदि हमारा यहाँ पे वी रहा तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, अस। अगर इसके अलावा ही रहा तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, हिम। क्या बनेगा, हिम।
इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे सी रहा तो सी किस में कन्वर्ट होगा, आर में। ठीक है, इस तरह से अगला जो आता है, अगले में क्या, मैं अगर बात करूं यहाँ पे दे की, अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दे है, अगर एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट होगा, देम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यू है तो यू किस में कन्वर्ट होगा, यू में ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पे कोई नेम हो तो नेम के लिए डायरेक्ट उस नेम को हम लिख देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो आइए इसी की पॉइंट के माध्यम से मैं चाहूंगा इसको हम सॉल्व करूं। तो सॉल्व करने से पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है किस टेंस में है। तो अगर आप लोग ये चीज अगर टेंस पढ़े होंगे मुझसे, तो वहां पे मैं एक चीज आप लोगों को बताया था कि जिस भी क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे रूल इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के बाद यही तो आता है ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट है, जब ये पैसिव वॉइस में हमारे पैसिव वॉइस में आएगा तो पैसिव वॉइस में आते वक्त ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करने लगा। और जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये किस केस में लिखा जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। तो आप लोग एक बात बताइए, जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई। तो यहाँ पे क्या होगा, आई। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैं अभी जस्ट बोला हूं कि जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो क्या हो जाएगा, आई एम। और क्रिया का कौन सा रूप बताया हूं, थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। आई एम टॉट। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने लिखा है इंग्लिश। आई एम टॉट इंग्लिश। इसके बाद तुरंत क्या लगाया हूं, बाई लगाया हूं। तो बाई आप भी लोग लगा लीजिएगा। और अभी जस्ट बोला हूं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे इस बाई के बाद लास्ट में लिखा जाता है। और जब बाई के बाद लास्ट में लिखा जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे तुरंत आके क्या बन जाता है, सॉरी ये जो सब्जेक्टिव केस होता है यहाँ पे बाई के पहले क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो देख लीजिए सी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हर है। तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में हर हो जाएगा। तो सिर्फ यही चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन के क्या आया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पैसिव वॉइस में रूल क्या बनेगा। तो आइए मैं लिख देता हूं यहाँ पे रूल। तो पैसिव वॉइस में जो रूल बन के आएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ध्यान दीजिएगा उसमें ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट हमेशा किस केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि सेंटेंस में पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट का काम करेगा। इसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट अगर ले लीजिएगा, अन्य कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज दैट मान लीजिए अदर वर्ड आ गया तो उसके बाद बाई लिखिएगा, बाई के बाद आप सब्जेक्ट लिखिएगा। अब यही चीज ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट आएगा ना वो एक्टिव वॉइस का कौन सा केस लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और यहाँ पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी ना करके उस ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लेंगे, सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो ये हमारा किस केस में लिखा जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर यही होता है कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट हो गया। अगला जो हम बात करेंगे, ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे की पॉइंट, पूरी टेंस का एक की पॉइंट है, समझ लीजिएगा कि जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लेते हैं इन केस ऑफ पैसिव वॉइस में। अगला आइए हम बात करते हैं, अगले जो टेंस की बात करेंगे वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले मैं कुछ और भी सेंटेंस को मैं बता दूं, क्योंकि आपको दिक्कत होगा, बच्चे अक्सर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत
नहीं है, सेम चीजें होगी, जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस काम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे और उसके नेगेटिव के साथ लिखेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो। अगर मान लीजिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट का मैंने अफर्मेटिव भी लिखा है, अगर इसी तरह से मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अगर आपसे मैं कहूँ निगेटिव का बताइए क्या होगा, कैसे बताएंगे। आइए हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस के बारे में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे डोंट राइट मी और लेटर, दे डोंट राइट मी और लेटर। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये हमारा जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा एक्टिव है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें काम करने वाला स्वयं सब्जेक्ट ही है। तो अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस के लिए तरीका मैं क्या बताया हूँ, चूंकि ये निगेटिव है तो पैसिव वॉइस के लिए रूल यही नहीं बोला हूं मैं कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद चूंकि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट है क्योंकि डू और डज इसमें प्रयोग किया जाएगा तो इसलिए ये कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होगा और इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा इस केस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, यही सबसे बड़ी पहचान होती है। उसके बाद अदर वर्ड होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, बाई होगा, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। अगला चीज हम देखेंगे इसमें कि हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या क्या है, ऑब्जेक्ट एक मी है और एक क्या है, लेटर है। तो आप चेक कीजिएगा मित्रों कि आपके पेपर में क्या दिया गया, अगर इसको लेके बनाएगा तो मी का ऑब्जेक्टिव यही ना ऑब्जेक्ट है, तो ये किस केस में लिखा जाना चाहिए, सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो किस में लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई, तो आई के साथ इसमें से क्या लेंगे, एम, तो आई एम, एम के बाद क्या लगा है, नॉट, आई एम नॉट, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट का क्या होगा, आई एम नॉट रिटेन, अदर में और लेटर, उसके बाद क्या लगेगा, बाई, सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में, दे है, तो चूंकि ये दे यहाँ पे आएगा तो किस केस में लिखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में, तो दे का ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट पैसिव वॉइस में क्या मैंने लिखा था, दे पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेम में, तो यहाँ क्या होगा, डेम। ठीक है, ध्यान दीजिए, या पेपर में अगर ये ऑप्शन न दिया हो तो अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो क्या हो सकता है, मे भी हो सकता है आपका एग्जामिनर इसको ऑब्जेक्ट न लेके अब इसको ले ले, इसको, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए लेटर को लिया होगा तो कैसे होगा, और लेटर के बाद क्या होगा, इज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, बाकी क्रिया का थर्ड फॉर्म निगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट, और लेटर इज नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो राइट का क्या होगा, रिटेन। ध्यान दीजिएगा जब मी को यही ले लेंगे तो बस इसी के बाद टू मी हो जाएगा, बस एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम जब हम डायरेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब इनडायरेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम नहीं करते, यही अंतर होता है। तो यहाँ टू मी अब क्या लग जाएगा, बाई डेम। तो इन दोनों में से अगर ऑप्शन आपको कोई एक दिया होगा तो सही माना जाएगा इसके पैसिव फॉर्म की। ठीक है, अगली अगर थोड़ा एक नोट पॉइंट की बात करें, नोट पॉइंट में कुछ ऐसे भी सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे तो पैसिव वॉइस में बाई प्रेपोजिशन के बाद
बाई प्रीपोजिशन के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। आइए समझते हैं इस बात को। मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे तो पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन को नहीं लिखते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कि एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट कौन काम करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा someone calls me there, तो someone calls me there, तो यहाँ एक बात है, ये someone क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर इस तरह की चीजें अगर सेंटेंस में someone, somebody, everybody, anybody अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बाई के बाद, जो ये बाई के बाद सब्जेक्ट लगाया जा रहा है, someone लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो पैसिव वॉइस किस फॉर्म में बनेगा मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, यह मी है, तो क्या होगा आई। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम। अकाल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड। आई एम कॉल्ड, उसके बाद क्या होगा अदर वर्ड में देयर। अब बाई के बाद अगर आप ऐसे सोचते हैं बाई समवन हम लगाए तो ये चीजें क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है मित्रों। और यहीं तक बस हम लिखेंगे, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें गलत मानी जाती है। तो कभी भी जब इनडेफिनिट प्रोनाउन काम करेगा हमारे एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट का काम, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बाई के बाद उस इंडेफिनिट प्रोनाउन को कभी भी हम लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ये गलत माना। तो इसका क्या होगा सही तरीका, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि इसमें सर बाई नहीं लगा है तो हम इसको कैसे मानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। मानेंगे कैसे मानेंगे, तो जब कभी भी कंटिन्यूअस के बाद, ध्यान दीजिएगा, जब कभी कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिया का तीसरा रूप आ जाए ना, तो आंख बंद करके बोलिएगा कि यह हमारा पैसिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि हम जानते क्या है कि कंटिन्यूअस के बाद हमेशा क्रिया का चौथा फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया का तीसरा फॉर्म आया, इसलिए क्या है हमारा पैसिव वॉइस। ओके, चलिए तो अगला ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव में कैसे क्वेश्चन आएंगे आइए बताते हैं। अगर बात करें मित्रों इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह के बनते हैं। और दो तरह के क्वेश्चन कौन कौन बनेंगे, क्योंकि मैं पहले भी टेंस पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव दो तरह से मिलेंगे आपको, एक बनेगा यस या नो टाइप और एक बच्चे बनेगा आपका डब्ल्यूएच टाइप। तो आइए उन दोनों टाइप की चीजों को हम बता देते हैं कि अगर यस या नो टाइप आता है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, और डब्ल्यूएच आएगा तो उसके लिए हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो देखिए डब्ल्यूएच टाइप के लिए हमें क्या तरीका होना चाहिए कि आप सब लोग उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद डू और डज लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, देन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, प्रेजेंट एंड डेफिनिट के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रेजेंट एंड डेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डू यू नो हिम। तो देखिए डू यू नो हिम मैंने लिखा, यह एक प्रेजेंट एंड डेफिनिट इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप है। तो इसका पैसिव वॉइस में रूल क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले रूल यही बनना चाहिए कि इसमें यह प्रेजेंट में है तो इसका पैसिव वॉइस किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर के बाद तुरंत हमें क्या लगाने की जरूरत है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लीजिए इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमारा क्रिया का कौन सा रूप लगता है, जैसे कि आप जानते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, चूंकि ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, बाई लगेगा, बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट किस में होना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ये तरीका होता है, मतलब किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बनाते वक्त। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले मुझे जरूरत किसकी है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की, क्योंकि इसी के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे।
तो ऑब्जेक्ट का पता करें तो क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या मुझे मिला, हिम। तो आप स्वयं बताइए, जब एक्टिव वॉइस यहाँ पे हिम काम कर रहा है तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव के हिस्सा क्या होगा, ही का, सॉरी हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, ही होगा। ही के अनुसार यहाँ क्या लिखना चाहिए, इज। तो क्या बनेगा, इज ही, इसके अनुसार, क्योंकि यहाँ पे आएगा ना तो ये ऑब्जेक्टिव केस किस में चला जाएगा, सब्जेक्टिव में। तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब हिम का पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ही को जब पैसिव में ले जाएगा तो हिम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हिम का जब एक पैसिव में लाएंगे तो ही हो गया, इसके अनुसार इज लग गया, इज ही। उसके बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म है, नो का तीसरा फॉर्म क्या होगा, नोन, इज ही नोन, ठीक है। अब क्या लगेगा, बाई, किसके द्वारा, यू है तो यू ही होगा, इज ही नोन बाई यू। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, ये हो गया एसएनओ टाइप। क्वेश्चन वर्ड की अगर एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें तो मैंने कहा हु टीचेज अस इंग्लिश। तो इसके तरीके क्या होते हैं बनाने के, तो जब कभी भी ध्यान दीजिएगा डब्ल्यूएस टाइप में अगर हमारा हूँ आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमें क्या करना है, उसी हूँ को किस में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले रूल क्या होगा, बाई हुम में, किस में कन्वर्ट कर देना है, बाई हुम में। बाई हुम के बाद ये चूंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है तो इसी तरह से इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। उसके बाद हमारा जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे थे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस। इसके बाद हमारा क्रिया का तीसरा रूप लगेगा। उसके बाद बाई हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट स्वयं कौन काम कर रहा है, यहाँ पे अदर वर्ड आ जाएगा, इसमें स्वयं ये काम हु कर रहा है, इसीलिए मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाई हुम में। तो होगा बाई हुम, बाई हूँ। अब मुझे जरूरत की किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने से पहले हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे अस है। तो एक बात बताइए, अस अगर एक्टिव वॉइस में है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, रिवर्स चले जाइए। अगर अस हमारा एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में ये जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, वो वी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, वी के अनुसार अब क्या लगेगा, बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आर लगता है। तो बाई यू आर वी, क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, टीच का थर्ड फॉर्म थॉट। अदर वर्ड में क्या आ गया, इंग्लिश। तो दिस इज द करेक्ट वे टू ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो गया, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से इस रूल के माध्यम से हम अगर हमारा दिया रहेगा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि मैं उस टेंस को पहचानूं, और उस टेंस को पहचानते पहचानते हमें ये पहचानने की जरूरत है कि जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस के कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेके क्रिया का तीसरा रूप का अगर हम प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें चला जाता है, पैसिव वॉइस में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। बाय हुम आर वी टॉट इंग्लिश, ये इसका क्या होगा, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस होगा, ठीक है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना चीज बहुत काफी हो गया, और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एक बार इस रूल के अकॉर्डिंग। और कल के वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट के बारे में बात कर लूँ, पास्ट टेंस के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके कंटिन्यूअस भी हैं, परफेक्ट भी हैं, ठीक है। एक चीज बस यहाँ थोड़ा सा क्लास को एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि आपके सेंटेंस में कभी कभी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ऐसे टेंस भी आपको दे देंगे ना कि जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए मैं उसको लिखवा दूं, फिर मैं कल कंटिन्यू करता हूँ अगले टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड इंडेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक है। तो बस एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, NOTE, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई बताता भी नहीं है उन बच्चों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस कमा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कमा, दो हो गया ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस कमा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैंने लिखवाया है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप वॉइस पढ़ चुके हो तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे टेंस है जिनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। मे भी हो सकता है आपके पेपर में ये भी चीज दे सकता है कि दिए गए सेंटेंस में से किस कौन सा कैसा सेंटेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो सेंटेंस हमारा किसमें होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कामा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कामा फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके बाद कामा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इन चार टेंस का 1 2 3 4 टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने दो जगह बताया कि किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पहला मैंने बताया कि ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे उस ऐसे सभी सेंटेंस के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। दूसरा जगह मैंने बताया कि वे सेंटेंस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी टेंस में कभी भी पैसिव वॉइस का प्रयोग मत कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप चाहते हैं कल का वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग एक बार टेंस को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, देन उसके बाद पैसिव वॉइस पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो मित्रों कल मैं कंटिन्यू करूंगा इसी वॉइस को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।